नमस्कार। विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आजकल न जनता का वोट मिल रहा है और न चंदा। तो जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, जैसे अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे हो जाते हैं, वैसे ही बोफोर्स, नेशनल हेराल्ड और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में ख्याति पाने वाली कांग्रेस, जिसने 70 साल चुनावी भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ नहीं किया, अब मोदी सरकार पर और इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। क्या वाकई चुनावी चंदा का काला धंधा है या खुद को चंदा न मिलने की खीज है कांग्रेस पार्टी में? कार्यालय के कागज है, अध्यक्ष जी ने कागज बटन पे रखा। नहीं मिला चुनावी चंदा, इसलिए बॉन्ड गंदा। No, you can come and meet me. You can come in my chamber. चुनाव हारे तो चुभने लगा बीजेपी का चंदा। पहले ईवीएम का बहाना, अब चुनावी चंदे पर निशाना। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बार निशाना सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय पर। कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाया गया। यह योजना सिर्फ चुनावों तक सीमित, लेकिन 2018 में एक आरटीआई में सामने आया कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई के सुझावों को भी नकार दिया। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पीएमओ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बिक्री के लिए स्पेशल विंडो खोलने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए स्पेशल विंडो खोलने के लिए कहा था, लेकिन स्कीम केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी। कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करे, क्योंकि देश को लूटा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने संसद में तूफान मचा दिया। मनीष तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा अध्यक्ष के मना करने पर संसद की मर्यादा भूलकर कांग्रेस सांसद हंगामा करने लगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के कांग्रेस के ये आरोप सरासर झूठ है। ये जो नई व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जो लाया गया, ये एक साफ सुथरी व्यवस्था है। इसमें जो पैसा राजनीतिक दलों में आ रहा है वो केवल केवाईसी अकाउंट्स के द्वारा, बैंक अकाउंट्स के द्वारा। ये जो नई व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जो लाया गया, ये एक साफ सुथरी व्यवस्था है। इसमें जो पैसा राजनीतिक दलों में आ रहा है वो केवल केवाईसी अकाउंट्स के द्वारा, बैंक अकाउंट्स के द्वारा बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को दिया जाता है। इसमें पूरी पारदर्शिता और इसमें स्वच्छता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, वो जब जारी किए हैं, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमली जामा चढ़ गया है। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह एक आरटीआई का खुलासा है। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये तो जो फैक्ट्स है वो जनता के सामने आ चुके हैं कि 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है वो भाजपा को गया। क्यों गया, ये क्यों हुआ? तो इस 2017 के बजट में अरुण जेटली साहब ने जो रोक लगाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कि 15% से ज्यादा कोई भी कंपनी का प्रॉफिट अगर 15 अगर हो तो उसके प्रॉफिट से 15% से ज्यादा कोई डोनेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो रोक उन्होंने खत्म कर दी। देखो भाई, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? सारी चीजें चेक से आ रही हैं, सारी चीजें व्हाइट में आ रही हैं। तो अब जो लोग ब्लैक में सब कुछ करने के आदी हैं, उनको व्हाइट में अच्छा नहीं लगता। केंद्र सरकार ने 2017-18 के बजट में ऐलान किया था कि भारतीय नागरिक या संस्था चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए मूल्य के उपलब्ध। कुल वोटों का 1% वोट हासिल करने वालों को ही मिलेगा चंदा। बॉन्ड खरीदने वालों को जानकारी बैंक को देनी होगी, लेकिन बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से खरीदा जा सकेगा और राजनीतिक दलों को इसके चुनावी बॉन्ड के बारे में चुनाव आयोग को बताना होगा। बस यहीं से विपक्षी दलों को परेशानी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। हाल के विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष की हालत खराब है। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और उसे चंदा भी सबसे ज्यादा मिल रहा है। वहीं मुद्दों पर कंगाल विपक्ष को अब चुनावी चंदे के भी लाले पड़ गए हैं। पहले काला धन का पैसा चुनाव में लगाना जितना आसान था, अब उतना ही मुश्किल हो गया है।
इसलिए विपक्षी दल खासकर कांग्रेस इस पर हंगामा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है चंदे पर बवाल और ऑनलाइन सवाल है नहीं मिला चुनावी चंदा इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लगा गंदा। और पहला मुद्दा भी यही है। देखिए, मैं आपको मेरी राय बताना चाहता हूं। मेरी राय क्या है? मेरी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले ज्यादातर जो चंदा आता था वो गुमनाम तरीके से आता था और 2005 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को बीजेपी से कई गुना ज्यादा चंदा मिला। मैं उसका आंकड़ा भी बताऊंगा आगे। तो तब उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। अब पारदर्शिता बढ़ी है और कांग्रेस का चंदा कम हुआ है, घटा है, तो सवाल उठे हैं। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे सवाल, केस हारते हैं तो सीजीआई पे सवाल, और अब नहीं मिला चंदा तो बॉन्ड लगे इनको गंदा। अब ये आरोप भी क्या रफाल के चौकीदार चोरी की तरह ही फ्लॉप होगा या नहीं होगा? मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आज मेरे शो पर 2 मेहमान डेब्यू करने वाले हैं। एक है ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, विपक्ष के लिए हमदर्दी रखते हैं, कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं। दूसरे है डॉक्टर विशाल मिश्रा, जो बीजेपी के लिए हमदर्दी रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल है, तेज तर्रार युवा प्रवक्ता है। और मेरे साथ बहुत ही सुलझे हुए हमारे साथी हमारे विजय कौशिक है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए झुकाव भी रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ आगे एडीआर, जो संस्था राजनीतिक पारदर्शिता के लिए काम करती है, उनके त्रिलोचन शास्त्री भी जुड़ने वाले हैं। पर एक एक करके सवाल लेंगे, बहुत समय है, 40 मिनट नॉन स्टॉप डिबेट चलेगी। तो प्लीज आप लोग एक एक करके बात रखें और दर्शक समझ पाए वैसे तर्क रखें। ऋषि मिश्रा, आपकी डेब्यू है तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखते हैं अगर आप विराट कोहली की तरह बैटिंग करते हैं या आउट हो जाते हैं डक पे। सवाल सिर्फ इतना है, 2005 से लेकर 2013 तक आपकी चहेती कांग्रेस को 2,500 करोड़ मिला, बीजेपी को 1,400 करोड़ मिला जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम नहीं था। तब चंदा कम है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर इनको भरोसा कम। धन्यवाद, आपने अपने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए नहीं हूं और मैं अपना पक्ष रखूंगा। एक भारतीय होने के कारण मैं अपना पक्ष रखूंगा, कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, मेरा ये कहना है, इतना शर्मिंदा होने की बात नहीं है। कांग्रेस को डिफेंड करना अच्छी बात भी होती है कभी कभी, पर बहरहाल आपको शर्मिंदगी ये आपका वो आपका हो सकता है, पर ठीक है, आपका पर्सनल भी हो सकता है। कांग्रेस को डिफेंड करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कह दिया अच्छा, मैं नहीं मिला चंदा इसलिए बॉन्ड है गंदा। नहीं सवाल देखिए, मेरा ये सवाल है कि इस मसले पे हर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ जो है गंदे हैं। बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें कोई इफ बट की सवाल नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के। आप देखिए, जब चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे आपत्ति जताई थी तो क्या मजबूरी थी बीजेपी का? मैं पूछता हूं, अरुण जेटली का क्या मजबूरी था कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए? आरबीआई ने इस पे गहरी आपत्ति जताई थी, चुनाव आयोग ने इस पे गहरी आपत्ति जताई थी। मैं पूछता हूं कि जो आपको फंडिंग, अच्छा सवाल, आपको तुरंत जवाब, उनका नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं? रोहित चहल, आरबीआई ने आपत्ति उठाई, ये बात सच है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी आपत्ति थी। इन आपत्तियों के बावजूद भी आप लोगों को क्या जल्दबाजी थी? और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पीएमओ द्वारा कुछ जो रूल्स है इसके, उसको वायलेट किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। स्पष्टीकरण दीजिए। संशोधन भी किया गया जी में। देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है बिल्कुल आपने जो लाइन पकड़ी है, नहीं मिला चंदा इसलिए इलेक्शन बॉन्ड है गंदा। तो अब इनको गंदगी लग रही है क्योंकि जिनके घर खुद काले हो, जिनका खुद कपड़े काले हों, खुद कालक में डूबे हुए हों, जिनका मुंह काला हो, भ्रष्टाचार में, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के अंदर, जिसके बड़े नेता राहुल गांधी जी बेल पे हो, सोनिया जी बेल पे हो, जीजा जी बेल पे हो, सब लोग बेल गाड़ी पे सवार हो, तो आज वो किस तरह से उम्मीद क्या की जा सकती है? जब कांग्रेस पार्टी को 2400 करोड़ मिल रहे थे तब सब कुछ ठीक था। आज कांग्रेस का भरोसा, लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। लोग उनको पैसा देने को भी तैयार है, ना वोट देने को तैयार है, तो इनकी तकलीफ हो रही है। जहां तक आपने कहा इलेक्शन कमीशन, देखिए मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी को अगर इतनी दिक्कत है, उनके लोगों को
क्यों नहीं वो जाके कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में बात करे, सब कुछ करे। इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर क्या होगा कि जो पैसा है जो देने वाला है, इलेक्शन बॉन्ड बैंक से खरीद रहा है, व्हाइट पैसा हो रहा है, जो भी है सब व्हाइट है, कौशिक जी ब्लैक नहीं है। ब्लैक वो चाहते हैं कि ब्लैक पैसा दोबारा कौशिक जी सुन लीजिए, सवाल यह है, अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, और इससे पहले जो व्यवस्था थी कांग्रेस के जमाने में, आपको बता दूं कि 20,000 रुपए तक आप गुमनाम डोनेशन दे सकते थे पार्टीज को, और तब अगर आप देखें तो अनअकाउंटेड सोर्सेज से 13% पैसा मिलता था पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये बॉन्ड आने के बाद सिर्फ 7% पैसा अनअकाउंटेबल सोर्सेज से है, बाकी 93% पैसा अकाउंटेबल सोर्सेज से है। मतलब पारदर्शिता बढ़ी है। आपको दिक्कत क्या है? पैसा कम हो गया आपका, इसकी दिक्कत है? मैं सबूत के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। पराली के मुद्दे पर किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, जबकि इस देश में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान उद्योगपतियों का है, पूंजीपतियों का है। लेकिन वो भाजपा सरकार को चंदा दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो किसान गरीब हैं, पराली हटाने का खर्चा नहीं उठा सकते, वो आग लगा रहे हैं तो उनको जेल। तो एक सबसे बड़ा सबूत है कि उद्योगपति जो चंदा दे रहे हैं उसके बदले में सरकार से फायदा ले रहे हैं। और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने नहीं, इस पर आरबीआई ने भी आपत्ति उठाई थी, इस पर चुनाव आयोग ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि भी ये योजना तर्कसंगत नहीं है, इससे जो है फर्जी कंपनियों की बाढ़ भी आएगी, इससे और तमाम तरह के गलत धंधे नए सिरे से शुरू होंगे, और ये किसी भी तरीके से ये योजना देश के लिए बेहतर नहीं है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, भाजपा एक घोटालों की डॉक्टर विशाल मिश्रा, मुझे लगता है ये देखिए नमामि विजय कौशिक, ठीक है विजय कौशिक, ये इनका नया घोटाला है जिसका कांग्रेस सरकार विजय कौशिक कर रही है। ठीक है, एक सेकंड, विजय कौशिक। अरे अभी चहल जी ने एक बात कही, उसका जवाब और नहीं, वो आप देते रहिए जवाब। मुझे पहले हरियाणा में मुझे विशाल मिश्रा का डेब्यू कराने दीजिए। महाराष्ट्र में क्या पोजीशन है बीजेपी की? आज सरकार नहीं बना पाई। ऐसा है, देखिए डिबेट को हाईजैक नहीं करनी है, सबको मौका दीजिए। और डॉक्टर विशाल, मैं उनकी बात, विजय कौशिक जी, आज आप पता है, आप पता है, आप राहुल गांधी और एक निशांत वर्मा आते हैं, उनकी तरफ पेश आ रहे, उनकी तरफ पेश मत आइए, अपने मौके पर बोलिए। अभी रुक लीजिए, ऋषि मिश्रा राहुल गांधी का तो डिफेंड नहीं कर रहे ना। आपने सुबह अभी शुरुआत में आपने बोला कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कांग्रेस। राहुल गांधी डिबेट में नहीं आते। मैं जवाब दे दूं क्या? रोहित एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे डॉक्टर विशाल मिश्रा का भी डेब्यू कराने दीजिए सर, वो भी तो नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हैं, उनको भी बैटिंग करने दीजिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा, पता है कांग्रेस को मैं नकारात्मकता गैंग कहता हूं, नेगेटिविटी गैंग। ये चुनाव हारते हैं, ईवीएम खराब, जनता खराब, राहुल गांधी अच्छे। अब इनको चंदा नहीं मिल रहा, कोई देने के लिए तैयार नहीं, तो मोदी का सिस्टम खराब, कोर्ट में केस हारते हैं तो सीजीआई खराब। मुझे लगता है कि दरअसल इनकी दिक्कत यह है कि इनको कोई चंदा नहीं दे रहा, कंपनियां चंदा नहीं देना चाहती, कॉर्पोरेट देना नहीं चाहता, सपोर्ट कोई नहीं करना चाहता, इसलिए इनको चंदा नहीं मिल रहा। अब इसकी खींच है इनको। सनवाज भाई, यहाँ पर मैं बहुत ही एक मुहावरे से अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब तक चीजें इनके फेवर में होती हैं तब तक इनको सब कुछ जायज लगता है, और जैसे ही चीजें इनके अगेंस्ट में जाती हैं इनको सारी चीजें गलत लगने लगती हैं। अभी आपने ही बताया डाटा कि जब इनको 2400 करोड़ रुपए मिल रहे थे तब इनके लिए सब कुछ सही था। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई, इनको ये मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने डबल एज का काम किया। नंबर 1, एलिमिनेटिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट फंडिंग, पब्लिक फंडिंग, एंड द सेकंड हैंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। सुनिएगा ध्यान से, पहले 20,000 रुपया पहले 20,000 रुपया दे सकते थे। अब मोदी सरकार ने नियम बनाया कि 2,000 रुपये से ज्यादा आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, और 2,000 रुपये से ज्यादा आप नहीं दे सकते। प्रोफेसर आपके पास आई इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या दिक्कत है? आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। जी नहीं, अब यहाँ पर खड़ा है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है, और आप कांग्रेस बात करते हैं। अभी पिछले शनिवार को नेशनल हेराल्ड केस में 90 लाख रुपया पार्टी के फंड का निकालकर 2,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का एसेट खरीदा। आप हमें पढ़ाएंगे, आप राजनीति हमें बताएंगे। करप्शन में आपके हाथ पैर धसे हुए, राजधान के मुद्दे पर चौकीदार चोर का भी 62,000 आप तो उस पर भी लगाई। डायरेक्शन दिया कि बिहेव इन ए पर्टिकुलर रेस्पेक्टेड मैनर, भूल गए आप
एक 90 लाख रुपए देकर एक सेकंड 2000 करोड़ का एसेट खरीद एक लिया सेकंड आपने। एक सेकंड अभी शनिवार मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कह निशा दिया, जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर से, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास एडीआर के नुमाइंदे भी बैठे, मैं उनसे एक बार सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे साथ एडीआर के त्रिलोचन शास्त्री जी बैठे। त्रिलोचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस व्यवस्था के द्वारा पारदर्शिता नहीं बढ़ी है? आ रही है। क्या इलेक्टोरल फंडिंग जो हम देखते थे, कई बार रिपोर्टें ऐसी आती थी 3000 करोड़ 2500 करोड़ शराब पैसा ये रिकवर किया इलेक्शन कमीशन ने सीजर में, अब ऐसी व्यवस्था आ रही है जिससे कि इलेक्टोरल फंडिंग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, ट्रांसपेरेंटली जाएगा, पारदर्शी तरीके से जाएगा, डोनर का भी सोर्स पता होगा, जिसको मिल रहा है वो भी पता होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? स्वच्छता अभियान है, विपक्ष को क्यों इतना हाहाकार मचाने की जरूरत है? नहीं, अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो आप सवाल मत कीजिएगा। आप ये सवाल पूछिए कि पारदर्शिता बढ़ी है कहीं। आपने तो उसका पूरा जवाब भी दे दिया है। अगर आपका जवाब आप उससे तृप्त हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट और इस देश की जनता तय करेगी कि पारदर्शिता बढ़ी है कि घटी है। हमारा तो पब्लिक तो सुप्रीम कोर्ट ने तो तय किया ना 2019 में, रोक नहीं लगाई ना सर अप्रैल में। किसको कितना पैसा दे रहा है किस आप अप्रैल 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। आप या तो मेरी बात सुनिए या आप टोक आपने मेरे सवाल पे नुक्स उठाए तो मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी रखा है। चलिए आप बोलिए सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता इसलिए घटी है क्योंकि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है किसी को नहीं मालूम हो रहा है। ये केवल गवर्नमेंट और सीबीआई को मालूम होगा और बैंक को मालूम होगा, पब्लिक को नहीं मालूम होगा। हम इंटरनेशनल बेंचमार्क की बात करते हैं। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, हर एक देश में यह होता है कि कौन किसने कितना पैसा किसको दिया है, किस पार्टी को दिया है, किस शख्स को दिया है, वो पाई का हिसाब पब्लिक में होता है। मगर ये 2014 से पहले ये व्यवस्था थी सर, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ। सर 2014 से पहले जब आदरणीय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, जब आपने शायद इशू नहीं उठाया था या उठाया था मुझे नहीं पता, पर तब ये क्या व्यवस्था थी? 20,000 तक का चंदा, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती थी, कैश में कर दिया जाए, ये व्यवस्था थी जहां तक मुझे जानकारी है। आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं मेरी बात को। बिल्कुल ये सवाल भी हमने उठाया था। इनफैक्ट ये इसीलिए हुआ है कि हम 2006 से लेके हम पारदर्शिता के पूरा आंदोलन चला रहे हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से 2 आदेश आ चुके हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल वो आरटीआई के तहत उसके अंडर में आएंगे। उससे बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाए। तो ये जो आरटीआई का जो निर्णय सुनाया गया था वो हमने कहा था, हमको ना भाजपा ना कांग्रेस, हमको किसी से लेना देना नहीं है। हमको तो फिर राजनीतिक दल वो आरटीआई के तहत उसके अंडर में आएंगे। उससे बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाए। तो ये जो आरटीआई का जो निर्णय सुनाया गया था वो हमने कहा था, हमको ना भाजपा ना कांग्रेस, हमको किसी से लेना देना नहीं है। हमको तो प्रजातंत्र और जनता के अधिकारों की बात करनी है और असली डेमोक्रेसी की बात करनी है। हम किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। रोहित चहल, सवाल आपसे एक जायज ये बनता है, पारदर्शिता पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मोटा मैं आपका सवाल, रोहित चहल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सरकार के नुमाइंदे है, सरकार के नुमाइंदे से पूछते हैं, सर ऐसा कैसे हो रहा है रोहित चहल जी कि पिछले 2 साल में जो चंदा दिया जा रहा है 93%, 93% बीजेपी को मिलता है। बीजेपी की नई बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं वहां पे। वो बेचारे कांग्रेस वाले तो बीपीएल कैटेगरी में रह रहे हैं, अभी भी 24 अकबर रोड पे उनका दफ्तर है टूटा फूटा। आपकी तो 5 स्टार होटल जैसे एक दफ्तर बन चुकी है, मैं कई बार गया भी हूं। सर आपको 93% फंडिंग भी मिल रही है, पता भी नहीं चल रहा कि कहां से किसका पैसा आ रहा है। बेनिफिट तो आपको बड़ा हो रहा है इसका। देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है जहां तक पहले शहजाद भाई देखिए, जहां तक ऑफिस की बात है तो मुझे लगता है हमारे ऑफिस से जस्ट सामने कांग्रेस का बहुत बड़ा आलीशान, हमसे बड़ा ऑफिस विशाल बन रहा है। मुझे लगता है जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जहां तक आपने बात की इलेक्ट्रॉनिक और इसकी बात, जब जहां मैं सुन रहा था जो एनजीओ से मेरे जो सीनियर यहां बैठे, मुझे लगता है कि देखिए प्रश्न उठाना बहुत जायज है, लेकिन समाधान नहीं कोई बता रहा है। समाधान ये था कि जो ब्लैक मनी जो पूरे सिस्टम के अंदर घूमती थी उस पर रोक लगाने का सरकार ने किया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करी है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इसीलिए, अरे सर सुन लीजिए, इलेक्शन बॉन्ड इसीलिए आया। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अगर मुझे लगता है इसी तरीके से डिबेट करना चाहते हैं, मछली बाजार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं रोड साइड
डिबेट करनी तो आप बता दीजिए, अपना परिचय मत दीजिएगा, नॉर्थ साइड डिबेट करने वाले हैं। 26,000 करोड़ इलेक्शन में खर्च कर देती है। उनकी बात सुन लीजिए फिर आप भैया देश के अंदर चहल जी 26,000 करोड़ कहाँ से लाए? राहुल जी जेल जाने वाले हैं, पता है सोनिया जी जेल जाने वाली है, सोनिया जी को भेज दीजिए जेल, चिदंबरम जी कोई अंदर जा आपत्ति चुके नहीं। भ्रष्टाचार के अंदर। देखिए तकलीफ जायज आप लोगों की, भ्रष्टाचार देखिए आप लोगों की तकलीफ किस लिए है? राहुल गांधी, देखिए शहजाद भाई अब सुन लीजिए, देखिए तसल्ली सुन लीजिए, देखिए शहजाद भाई यहाँ पे पता विषय क्या है? शहजाद भाई, राहुल गांधी जी जिस तरीके से राफाल में राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, उसी तरीके से अब ये माहौल बनाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके मुंह में तमाचा मार दिया है, और कांग्रेस पार्टी अगर इतनी साफ, अरे भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की है। रफाल में फेल कौशिक जी, हुए, मुद्दा है नहीं इनके पास, रफाल इनका पे- पैसा जनता इनके ऊपर, जनता का भरोसा इनके ऊपर बचा नहीं, इसीलिए कौशिक जी हो चाहे ये दोनों हो, मुझे लगता है सिर्फ रोज सवाल ले लेते हैं और कौशिक जी से। बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं। कि मुझे लगता है ठीक है। विषय यहाँ पर यह है कि रफाल कांग्रेस पार्टी पे- का कोई मुद्दा नहीं बचा है। रफाल पे भ्रष्टाचार की प्लेन क्रैश हो गई राहुल गांधी की, तो एक नया प्लेन उड़ाने की कोशिश है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी सरकार को दाग लगाओ, भ्रष्टाचार का दाग लगाओ, कुछ ना कुछ आरोप लगाओ, ये कोशिश की जा रही है, रोहित चहल कह रहे हैं। और आप लोग तो अपना इतिहास देखो, भ्रष्टाचार में लिप्त इतिहास, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूं सरकार इनकी है, हमारे खिलाफ जो सजा बनती है हमें दे दो। देते तो रोते आप सुनिए लोग। ना, इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सबूत हमारे खिलाफ है नहीं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। चिदंबरम जहां तक इनकी बात है, जहां तक इनकी बात है, घोटालों में लिप्त सरकार है इनकी। नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, नमामि अरे भाई घोटाला, तीन नागराज आप ही के राफेल घोटाला, एक सेकंड डॉक्टर, नहीं, एक सेकंड ऋषि मिश्रा, एक सेकंड राफेल घोटाला किसने बताया? एक सेकंड घोटाला, राफेल घोटाला कहाँ हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी। रेस्टोरेंट का पैसा चहल भाई तीन नागराज 18 महीने में 185 करोड़ की संपत्ति पर तीन नागराज की। क्या रिश्ता है सोनिया जी का, राहुल जी का क्रिश्चियन मिशन से? जहां से इटली कनेक्शन क्यों है उसका ये बताइए। तीन नागराज मेरे ब्रांड भी खा गए, चहल भाई, पूरा देश खा गए। 18 महीने में आपके नहीं, हमारे नहीं, कौशिक जी, विशाल जी, किसी का 18 महीने में 185 करोड़ की संपत्ति नहीं बढ़ी होगी। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल जी, चाहे आप हो या हमारे न्यायालय मित्र हो, किसी का 18 महीने में 185 करोड़ का संपत्ति नहीं बढ़ा होगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि ये बता दें। एक सेकंड, ऋषि भाई, कौशिक भाई दोनों लोग बैठे हैं, मुझे आप केवल ये बता दें कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 90 लाख रुपया लगाओ, 2000 करोड़ रुपए का ऐसा खरीद लो। अमित शाह जी नंबर एक दीजिएगा। दिशा निर्देश पब्लिक ने चंदा दिया था कांग्रेस पार्टी को, तो पब्लिक ने ये नहीं कहा था कि आप उस चंदे को 0% इंटरेस्ट रेट यंग जनरल लिमिटेड बनाकर नेशनल हेराल्ड खरीद लो। जब टैक्स आईटी डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि ये आईटी ने कह दिया कि ये कोई देश नहीं है, आपको टैक्स देना होगा। आपने सच्चाई पिछले शनिवार को लाया है, अपने पैर देख लीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन में लिप्त है। आप हमें करप्शन का पाठ पढ़ाएंगे। तैयारी चल रही है। 20,000 लिमिट नहीं थी, ये मोदी सरकार ने ही कर दिया कि 2,000 रुपए से ज्यादा आप कैश नहीं ले सकते। अब आपका फंडिंग रुक गया तो दिक्कत है, चुनाव हार गए पतियों को ईवीएम से दिक्कत है, आप डिसीजन आ जाए तो इसीलिए सीबीआई गलत डॉक्टर है। विशाल, इसीलिए मैं इनको नकार, एक सेकंड, मैं इसीलिए एक सेकंड, ऋषि मिश्रा एक सेकंड, मुझे डिबेट करना है। विशाल, दोनों मिश्रा बंधु और कौशिक बंधु, प्लीज स्टूडियो में होने का मतलब ये नहीं है कि त्रिलोचन शास्त्री जो एक्सपर्ट बैठे उनकी बात ही ना सुने हम। त्रिलोचन शास्त्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोहित एक सेकंड प्लीज, मुझे एक सवाल लेने दीजिए। आप सही कह रहे हो, शोर मचा रही है ना, वो चोर मचाए शोर वाली कहावत को सिद्ध कर रही है। सर, आप कोई चोरी का आरोप तो सिद्ध नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट की मुंगी खानी पड़ी आपको। चलिए त्रिलोचन शास्त्री जी, एक सेकंड, रोहित एक सेकंड, रोहित प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, मुझे प्लीज डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। त्रिलोचन शास्त्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं व्यवस्था के बारे में। 2017 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था आई। इससे पहले प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट को लाने का काम किया
और इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। अगर इतनी आपत्ति थी तो ये सारी आपत्ति एनजीओ मंडली ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए क्यों नहीं उठाई? वो हूबहू वही प्रिंसिपल पे काम करती है, उसी सिद्धांत पे काम करती है। बिल्कुल उठाई है सर, हमने उठाई है, हमने जरूर उठाया है। अभी हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, और इसके पहले जो ट्रांसपेरेंसी था उसके खिलाफ हमने बिफोर बीजेपी हमने आरटीआई के लिए तो 6 साल लड़ा था, उसको हमें एक निर्णय मिला था, उसको रद्द करने के लिए लगाया गया। हम तो कहते हैं कि आज तक चाहे हम इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं सर, एक अहम बात, डेमोक्रेसी है वो आगे कैसे बढ़े, पारदर्शिता कैसे बढ़े। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सर, किसी से नहीं बढ़ रहा, और हमने ये सवाल उठाए हैं 15 साल से, यही सवाल उठा रहे हैं। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक फिर से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आपको उस समय इलेक्टोरल ट्रस्ट पे भी उतनी आपत्ति थी जितनी इलेक्टोरल बॉन्ड पे है, ठीक है ना? तो कांग्रेस वाले फिर किस मुंह से, विपक्ष वाले जिन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट आने का काम किया था, वो किस मुंह से आज सवाल उठा रहे हैं? आप उनसे पूछिए सर, मैं कौशिक जी किस मुंह से आप सवाल उठा रहे हैं? बात आप बताइए, उनसे पूछिए। एक सेकंड, आपने त्रिलोचन शास्त्री की बात सुनी? योजना के ऊपर चुनाव आयोग कौशिक जी देखिए, रनिंग कमेंट्री नहीं चाहिए, आप बैटिंग करना है, कमेंट्री बात कीजिए यहाँ पे। मैं आपसे क्या पूछता हूं, बात है सिद्धांतों की बात है ना, बताइए। सुनिए मेरा सवाल सुनिए। त्रिलोचन शास्त्री जी बोल रहे हैं, सवाल सुनिए। कौशिक जी आप तो कॉपरेट करने वाले पैनलिस्ट है, आप ऐसे क्यों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 में किया था, अब मेरे से कॉपरेट कीजिए। त्रिलोचन शास्त्री कह रहे हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट जो आप लोगों के दिमाग की उपज थी, जिस पर आज इलेक्टोरल बॉन्ड वही व्यवस्था है, वो उपज पे तो आपको कोई आपत्ति नहीं आई, आज बड़ा आपत्ति आ रहा है क्योंकि आपका चंदा कम हुआ है। यही तो आपका गेम प्लान है। जब तक चंदा मिल रहा था तब तक बड़े खुश थे, आज चंदा बंद तो आपको बड़ा दिक्कत है। सामने आई ही नहीं तो उसके ऊपर सवाल उठाना बेमानी है। सवाल नहीं है। आज जो व्यवस्था ये है चल रही है, विशाल मिश्रा, ये भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है, और इसमें विशाल मिश्रा, सवाल ये है, दिक्कत ये है कि जब आपके पास अकूत संपत्ति आई अनअकाउंटेबल सोर्सेस से, 90 लाख रुपए से 2000 करोड़ का ऐसे खरीद लिया। अब साफ कहिए कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो हम भाजपा के बाद बराबर नहीं करेंगे। अभी भाजपा ने लूट मचा रखी है, अभी आपने सुना इलेक्टोरल ट्रस्ट पर, जो कि प्रणब मुखर्जी साहब के दौरान यूपीए 2 में आया था। प्रणब मुखर्जी की कितनी तारीफ करती है भाजपा, अब बताइए। जिंदगी भर वो आपके राष्ट्रपति वो आपके बने, पार्टी के वो आपके थे, आज भाजपा से आंखों पर बिठा कर दुई रणनीति रहती है, रणनीति भाजपा की हुई ना। कोई बोले, अरे मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जैसे भी वो चोर मौसेरे भाई, भाजपा के शामिल लोगों को गले लगाती है भाई, आप करते हैं। बिल्ली चली 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को नहाने, इनसे पूछिए। ये भाजपा के डायलॉग है, भाजपा के ऊपर फिट होता है। पाठ पढ़ाएंगे जिनके सिर से लेकर नख तक करप्शन ही करप्शन है। मुझे बताइए ना, नेशनल हेराल्ड केस में माता और पुत्र दोनों बेल पर है। आपको शर्म आनी चाहिए, कोर्ट में हो जाएगा, दूध का दूध पानी हो रहा है। चुनल ने भी आपको सवाल सुन लीजिए, ऋषि मिश्रा का सवाल। मेरा सवाल रोहित सहल साहब से, बोलिए। भ्रष्टाचार रियली में एंकर साहब बहुत बड़ा मुद्दा है। आप झारखंड में चुनाव हो रहा है, 4000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के जिसपे आरोप है, जिस मधु कोड़ा को कोसते कोसते हुए बीजेपी सत्ता में आई, उसी मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल के सरताज जो है भानु प्रताप शाही, जिनपे 130 करोड़ के दवा घोटाले में सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट कर रखा है, उसको इन्होंने टिकट दे दिया है हमारे चहल भाई ने, प्यारे चहल भाई ने। तो भ्रष्टाचार कहाँ चले जाते हैं? रोहित चहल दम तोड़ देती है भ्रष्टाचार आपकी। जब भानु प्रताप शाही जैसे अपराधी को जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप सीरियस? सरयू राय का टिकट काट के लालू को जेल भेजा, सरयू राय जिन्होंने लालू को जेल भेजा, उसका टिकट काट के आपने भानु प्रताप शाही को। एक सेकंड, ये सारे सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, सीखने की। एक सेकंड रोहित चहल, लालू प्रसाद यादव के साथ जिसका गठबंधन है और जिसके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेलधारी है, वो आपसे सवाल पूछे भ्रष्टाचारियों को टिकट क्यों दिया? मैं पत्रकार हूँ, कैसे की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप अब पत्रकार बन गए। चलिए ठीक है, आप पत्रकार बन गए, नेशनल हेराल्ड के पत्रकार बन गए। चलिए मुझे लगता है शहजाद भाई
भानु प्रताप साहब अच्छा बोलने दीजिए ना सर, बोलने 5,000 करोड़ के नेशनल खराल घोटाले में मम्मी जी और बेटा जी, मतलब काउंटर सुन लीजिए, देखिए मैंने हंसते हंसते आपकी बात सुनी, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आपको पता है 5,000 करोड़ की मिर्ची लगी, हरी लाल लगी, मुझे नहीं पता कौन सी। भानु प्रताप शाही के नाम सुने हैं सर? अब भानु प्रताप शाही छोड़ दो, बॉन्ड पे आओ। क्यों बॉन्ड पे आओ? भ्रष्टाचार का मामला है, बॉन्ड में भी तो भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी का नाम भ्रष्टाचार का सवाल उठा अरे इंदिरा, अरे सुन लीजिए ना, इंदिरा जी बल्ली का पकड़ा चढ़ा दिए, सोनिया मजाक बना के रखे हैं। उसके बाद उनके भ्रष्टाचार का बेचारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रोहित चहल को 10 सेकंड सुरक्षित दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। 35,000 करोड़ का जो घोटाला किए हैं, सुन लीजिए। अच्छा सुनाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे पूछिए, हवाई जहाज उड़ाए थे, अगस्ता वेस्टलैंड कहां गया, कहां पैसा गया, वो पूछिए उनसे। सोनिया के पास चला गया। मुझे लगता है, देखिए सोनिया जी, राहुल जी जहां तक, और जिनके जीजा जी जहां तक बैलगाड़ी पे सवार हैं, मिस्टर लक्ष्मण से याद बैलगाड़ी पे सवार हैं, सारे नेता आज जमानत पे बाहर है। आज वो चोर जो है, आज वो चोर सीना चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मिस्टर लक्ष्मण का नाम सुना है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक सेकंड, मिश्रा जी मतलब मेरे राइट में बैठे, एक सेकंड, पार्टी पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ठीक है, जनता ने उठा के बाहर फेंक जय दिया। हो भानु प्रताप शाही का, ठीक जय है। हो। ऋषि मिश्रा जी और कौशिक जी, पता है 2 कैटेगरी के लोग हैं इस दुनिया में। अरे राहुल गांधी का एक पता सेकंड, कीजिए। रोहित ऐसे डिबेट नहीं होती, मुझे समझाने दादाजी का तो नाम लेते नहीं वो अपने। रोहित अब कांग्रेस के पूरे भ्रष्टाचार पे अगर हम शो करने लगे तो मुझे प्रोड्यूसर को बोलना पड़ेगा 2 घंटे का, 3 घंटे का शो करे, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के इतिहास पे हम लोग चर्चा करें। बीजेपी का भ्रष्टाचार भी बोल दीजिए, समावेशी समीक्षा। आप सुप्रीम कोर्ट, आप जाने माने एंकर हैं, समावेशी समीक्षा कीजिए। अच्छा मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिए ना सर। 2 कैटेगरी के लोग हैं रोहित, 2 कैटेगरी के लोग हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा 2 कैटेगरी के लोग हैं। शहजाद भाई एक सेकंड, मुझे 2 कैटेगरी के लोग तो बताने दीजिए सर। एक कैटेगरी वो है जो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, अच्छा। और दूसरी कैटेगरी जिसमें ऋषि मिश्रा और कौशिक जी आते हैं, अच्छा। वो सलूशन के लिए प्रॉब्लम ढूंढते हैं। चहल भाई कौन कैटेगरी? आज तक इन्होंने मुझे एक भी सलूशन नहीं बताया कि ये करने से सलूशन होगा भ्रष्टाचार का, चुनावी भ्रष्टाचार का। मुझे आप विजय कौशिक, मैं आपसे कहता हूं कि सलूशन क्या है, बताइए सलूशन क्या है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा। देश में जब बीजेपी आई थी सत्ता में, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना दिए, ये सलूशन नहीं है। आप इसके अलावा कोई सलूशन बताइए। देश में पारदर्शिता के लिए उल्टा चिदम्बरम को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, सलूशन है। कमजोर करने का काम किया। अच्छा आपने क्या किया भैया? को कांग्रेस ने बनाया इस देश में पारदर्शिता के लिए, अच्छा। उसको इन्होंने कमजोर करने का काम किया। तो आपकी पारदर्शिता ये थी कि 20,000 तक का डोनेशन गुमनाम तरीके से कैश दिया जाए। देश में सबसे इनकी ज्यादा पारदर्शिता के बारे में जरा प्रकाश डालेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूं, जी बताइए। इनमें यही नहीं, जितने विपक्षी पार्टियां आज ये मिथ्या क्रोकोडाइल टीयर बहा रहे हैं, इनका इतिहास मैं बताना चाहूंगा। 2004 से लेकर 2005 के बीच में 952.5 करोड़ रुपया अनअकाउंटेबल सोर्सेज से आया। 26,000 भाई 26,000 की बात कर रहे हो, 90,000 घोटाला करते हो, 30,000 तुम्हारे अकाउंट में गया था, पब्लिक का पैसा तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए आया, क्या किया तुमने उसका? बताइए ना। अब प्रोफेसर साहब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, 90,000 घोटाला करते हो, 30,000 पैसा तुम्हारे अकाउंट में गया था, पब्लिक का पैसा तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए आया, क्या किया तुमने उसका? बताइए ना। अब प्रोफेसर साहब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मुझे 1 मिनट ऑडिट करवाना होता, मुझे 1 मिनट ऑडिट नहीं करवाती थी। 1 मिनट, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुझे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलो लेट्स स्टार्ट। मैडम थोड़ा पीछे होगा प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो गया। I wish to brief you on the progress of the proposed government formation exercise in Maharashtra. Congress and Nationalist Congress Party have completed our discussions on all issues. There is a complete unanimity between Congress and NCP. We will move to Mumbai tomorrow. We will have a meeting with our pre-poll alliance partners, various small parties which were our pre-poll alliance partners in Maharashtra. And after that, we'll follow that with discussions together with Congress and NCP with Shiv Sena.
the discussions, as soon as they are completed and as soon as we reach agreement all the points, the media will be briefed about all the architecture of the proposed alliance. Thank you. Sir, you also. हिंदी में मराठी महाराष्ट्र में जो सरकार गठन करने की जो कवायद चल रही है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चर्चा का अगला दौर पूर्ण हुआ। सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन चुकी है और साथ ही में अब जो चर्चा है वो हम मुंबई में करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे, उनको अब तक की चर्चे की जानकारी पूरी देंगे। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना से बातचीत करेंगे और जब हमारी बातचीत सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी तब आपको मुंबई में सारी जानकारी दी जाएगी कि ये अलायंस का आर्किटेक्चर क्या है, अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है। धन्यवाद। महाराष्ट्रामध्ये पर्यायी सरकार गठन करण्याची जे कालपासून प्रयत्न चाललेले आहेत, आज एनसीपी आणि काँग्रेस पक्षाची दुसरी बैठक झाली, त्यामध्ये आमच्यामध्ये पूर्ण एकमत झालेलं आहे। आता उद्या आम्ही मुंबईला जाणार आहे। मुंबईला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोघं मिळून आम्ही आमच्या निवडणुकीपूर्वीच्या सहकाऱ्यांशी प्री पोल अलायंस पार्टनर्स त्यांच्याबरोबर आम्ही चर्चा। तो आप देख रहे थे कांग्रेस और एनसीपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक के बाद, और उन्होंने कहा है कि वो मुंबई में अब शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर बात करेंगे, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की इंडिया न्यूज पर हम लोग अपने डिबेट की ओर फिर से चलते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कौशिक जी और ऋषि मिश्रा जी कि चुनाव हारने का जो गम चुभ रहा है, इसी के चलते आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हो। और आपका ये इतिहास रहा है, डॉक्टर विशाल मिश्रा, इतिहास रहा है। ईवीएम से हारते तो जनता की उंगली तक को दोष दे देते हैं। जो भी काम इनका ना बने, हाँ, उसके लिए वो दोषी है और वो सिस्टम दोषी है और वो सरकार बुक लिख चुके हैं इस पे। आपने कभी गौर किया जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और इनके फेवर में नहीं आता है तो सबसे पहला सवाल उठता है ईवीएम। जब स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी तब इन्होंने ईवीएम पर आपने गौर किया? एक भी व्यक्ति ने ईवीएम पर उंगली नहीं उठाई। महाराष्ट्र में आज इस स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार। देखा भाजपा की अब मैं आपको महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस दोषी है दे दूं। अरे घोटाले हो गया देश को लूटने से अभी आपने तुम्हारे भरोसे रह गए, बर्बाद कर दिया। का समर्थन जनता के साथ कौशिक जी, जनता के साथ एक सेकंड ये जो अभी आपने देखा डॉक्टर विशाल मिश्रा, कौशिक जी, विजय कौशिक, जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये जनता, महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे बड़ा महाधोखा है। आप समझने की बात कीजिए। आप लोग चुनाव अलग अलग कर्नाटका मॉडल से आप सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी जनता का फ्रॉड है। तो तब आपने उसको क्रिटिसाइज किया था, तब आपने कहा था ये महामिलावट है, और आज आप खुद राष्ट्रवाद के द्योतक हो गए। मुख्यमंत्री आतंकवादी को शहीद कर रही थी तब बीजेपी वहां राष्ट्रवाद पर बना रही। यहाँ पे आपने महाराष्ट्र की बात की, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सावरकर के मुद्दे पर क्या समर्थन करेंगे? आइडियोलॉजी से समझौता करेंगे? नहीं, इन्होंने तो कह दिया है शिवसेना उसी कृष्णन आयोग जिसमें वो इन्होंने बाला साहब ठाकरे के ऊपर किया था, केवल लोकतंत्र बचाने के रिस्पॉन्स है, क्या करेंगे आप? और हम वहाँ धार्मिक आतंकवाद को धार्मिक नहीं है, एक तरफ
आप रोहित चहल देखिए चुनाव कट्टरवाद रोहित चहल एक सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति को स्थापित ठीक करना है महाराष्ट्र में। रोहित चहल दिक्कत क्या है देखिए पैटर्न देखिए पैटर्न क्या है पैटर्न ये है कि चुनाव हारेंगे तो सबको दोष देंगे और चुनाव जीतने के लिए हम चाहे जो भी अनैतिक चीज कर ले। अब कल तक शिवसेना और कांग्रेस में क्या मेल था? बेमेल पार्टी, एक हिंदुत्ववादी पार्टी और एक अपने आप को सेक्युलरवादी कहने वाली। अब पता नहीं कि हिंदुत्ववाद में सोनिया गांधी चली गई या सेक्युलरवाद की वॉशिंग मशीन में शिवसेना को खंगाल के निकाला है। पीडीपी गई तो पीडीपी बीजेपी गई तो कौन सा? तो आपका सवाल जायज है, वो उसका भी जवाब फ्यूजन हो रहा था क्या? सेकुलर राष्ट्रवाद का फ्यूजन कर रहा था। आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे ना? नहीं तो कांग्रेस से पूछेगा ना। रोहित चहल जी बोलिए रोहित। देखिए मुझे लगता है शहजाद भाई बिल्कुल मैं वही बात सोच रहा था जब मैं सुन रहा था तो मेरे को लगा था हैरानी इस चीज की थी क्या वीर सावरकर जी को ये भारत रत्न देंगे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर? क्यों देंगे? दूसरी बात क्या राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी अब भगवा में हो जाएगी? भगवा आतंकवादी नहीं कराए जाएंगे राहुल गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? मुझे लगता है आगे देखिए होता है क्या जो एक बेमेल गठबंधन है। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। शिवसेना के मत में दिया था और भारतीय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट का विकास का काम किया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के आई थी। मुझे लगता है ये जिस तरीके से वो गलत है। मुझे लगता है अभी आगे देखिए जो होता है जो ड्रामा पूरा चल रहा है लगा हुआ है आज सारा जो आरोप लगा हुआ है क्या जानते हैं सच ये है कि आप लोगों की जो स्थिति है ओरिजिनल नाम बता दे डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा छोड़ के चले जाइए। बताइए ना 60 रुपए कांग्रेस का ओरिजिनल नाम बताइए ना। चलिए एक एक करके किसी को बात सुनाई नहीं दे रही। डॉक्टर विशाल मिश्रा दोनों मिश्रा भाई और कौशिक जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक एक करके बात रखते ताकि दर्शक को समझ में आए। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि देखिए आप मुझे पता है कि कांग्रेस वाले पार्लियामेंट नहीं चलने देते, मेरे शो को भी नहीं चलने देंगे, जरूरी नहीं, ठीक है ना? तो मैं आपसे सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। शिवसेना जिसके गले आप मिल रहे हैं कौशिक जी, शहजाद भाई एक सेकंड रोहित एक सेकंड सर। शिवसेना जिसके गले आप मिल रहे हैं, जिसको गोद में उठा के आप सेक्युलरवाद का पोस्टर बॉय बना रहे हैं, जो बाल ठाकरे आपको गाली दिया करता था आज वो बाल ठाकरे आपको पसंद आ रहे हैं, उस शिवसेना ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको आप भ्रष्टाचार का बॉन्ड बता रहे हैं ना, उसके लिए सरकार के साथ वोट किया था। उसकी और आपकी विचारधारा सावरकर पे क्या है, एनआरसी पे क्या है, 370 पे क्या है, कश्मीर पे क्या है, बिल्कुल ये कोई मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार पत्रकार साहब विजय कौशिक कांग्रेस के समर्थक, सारी चीजें मायने रखती हैं। जब दो विपरीत विचारधारा के लोग मिल बैठकर बात करते हैं तो सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। के लिए विचारधारा नीलम, उसमें शिवसेना की जो गलतियां हैं शिवसेना मानेगी। डॉक्टर विशाल मिश्रा कांग्रेस की सत्ता के लिए विचारधारा लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अच्छा एक सवाल ऋषि मिश्रा से, ऋषि मिश्रा डॉक्टर विशाल मिश्रा एक सेकंड। विजय देखिए ऋषि मिश्रा का भी डेब्यू है, उनको भी थोड़ा बोलने दीजिए, उनको लगे कि उनकी बैटिंग हुई है आज। मुझे आपसे एक बता दीजिए क्योंकि हम थोड़ा सा शिवसेना बीजेपी एनसीपी महाराष्ट्र पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। आप मुझे बताइए कि शिवसेना जो वकालत करती थी बीफ बैंक की महाराष्ट्र में, वो सही या जो कांग्रेस उसका विरोध करती थी वो सही? और जब सरकार बनेगी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी तीनों भाई मिल बैठेंगे तो क्या इस बैन को हटाएंगे? क्या वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे नहीं देंगे? थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए। अरे आप सब बहुत टैलेंटेड पत्रकार हैं। मुझे पता आप ही की तरह टैलेंटेड एंकर है। मालूम है कि जो बीफ पे सबसे ज्यादा प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया है, उसके बाद बीजेपी विरोध क्यों कर रहे थे महाराष्ट्र में? आपको मालूम है कि गोवा में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था एक और सवाल ये मम्मी यम्मी ओवैसी के डायलॉग, ओबीसी के डायलॉग नहीं है। मैं रोहित चहल मुझे समझना है, किरण रिजिजू को समझाइए ना, मणिपुर में समझाइए बीजेपी को।
गोवा में समझाइए। मैं आपसे रोहित चहल, मैं आपसे महाराष्ट्र के बगल में रोहित है। चहल, सवाल आपसे है क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र पे भी थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी जो कल तक शिवसेना को दोष देती थी कि ये लोग जो है ये कम्युनल है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में इनका हाथ था, क्या वो सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे और हिंदुत्व को त्याग देगी शिवसेना? नीतीश कुमार के बारे में पूछ लेते ना, नीतीश कुमार ने क्या कहा था मोदी के लिए? सर रनिंग देखिए, मुझे लगता है शिवसेना को जवाब देना पड़ेगा कि वीर सावरकर जी जिनको हम चाहते भारत रत्न मिले, अब क्या उनको भारत रत्न शिवसेना उनके समर्थन में रहेगी या कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी? शिवसेना एनआरसी पे शिवसेना क्या अब सरकार के साथ रहेगी या एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी? जिस तरीके से चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है जिसपे कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही, अलग अलग जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है जिसपे शिवसेना बहुत बढ़ चढ़कर आगे दिखाई देती थी, आज क्या शिवसेना क्या पाकिस्तान परस्त बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरह? चलिए, जो इमरान खान मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बड़ा मंजूर देखने को जनता को मिलने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये महामिलावट की सरकार कितने दिन चलेगी वो तो वक्त ही बताएगा, पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप देखिए तुरंत लगातार खबरें, यहाँ पे खबरों का दौर सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो वोटिंग के नतीजे देखेंगे। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है और इसलिए लोकतांत्रिक है क्योंकि हम वोटिंग के नतीजे दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि देश की जनता क्या राय रखती है। और आज देश की जनता बता रही है, 88% लोग ये बता रहे हैं कि देखिए चुनावी चंदा हुआ कम तो इनको लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में अब कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है और इसका मतलब ये है कि चुनावी स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उससे विपक्ष पूरी तरह परेशान है। पर आज के लिए मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, दोनों मिश्रा बंधुओं का और विजय कौशिक जी आपका और रोहित चहल आपका। आप पर मुझे कल फिर से मिलिए 3:55 पर, क्योंकि एक गर्मा गर्म बहस लेकर हम फिर से हाजिर होंगे राइट या रॉन्ग पर। और इंडिया न्यूज देखते रहिए क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।